कैसे पहुंचाते हैं लोग, चाहे वो ग्रामीण एम्प्लॉयज है, उनकी समस्या हो, तो कोशिश यही करूँगा कि ये भी ऊपर आए। और शशिपाल जी तो कन्वीनर है, कोई ऐसी चीज को ऊपर तक केंद्र तक पहुंचाए और उन्हें वो चीज वहां पर इंट्रोड्यूस की जाए इसी तरह से। मंच पर का स्वागत। सभी वर्गों से कुछ राय मिले, अगर कोई चीज त्रुटि किसी चीज में किसी पॉइंट पे रहे तो मैडम जी और अभिजीत जी हमारी बात करेंगे। धन्यवाद सुरातिया साहब। आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष कार्यक्रम के नेता और प्रदेश में हमारे प्रवक्ता और आज इस कार्यक्रम के लिए उन्हीं के साथ हमारे जिला अध्यक्ष मेरी बड़ी बहन अध्यक्ष के लिए तो ताली बजी थी। और इस कार्यक्रम के इंचार्ज जो बजट पर चर्चा का जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से एडवोकेट शशिपाल जी, उनके साथ अक्षय भारती जी और संदीप मित्तल जी हमारे हस्ती है। बहुत बड़ा एक रोल कटुआ हमारे बच्चों को यहाँ पर काम करने का मौका भी दिया था। और सुमन जी जो भारतीय जनता पार्टी के हमारी संगठन के अध्यक्ष है, और मेरे बड़े भाई प्रेमनाथ डोगरा जी उपजिला अध्यक्ष, और आए हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता और अलग अलग इंस्टीट्यूशन से आए हुए सभी जो उनके प्रमुख हैं, बार एसोसिएशन से भी लोग आए हैं और इंडस्ट्री से भी लोग आए हैं, और भी एनजीओ की भी मेरी बड़ी बहन मेरी कुसुम सलारिया जी और भी बाकी जो लोग आए हैं। तो आज का ये कार्यक्रम जैसा आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार भी हम लोगों ने ये कार्यक्रम करा था, लेकिन जब से ये बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी की क्यादत में संसद में पेश हुआ तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक चर्चा का एक कार्यक्रम आज ही आदरणीय हमारे इंचार्ज साहब ने रखा है। और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि बड़ी संख्या में लोग कार्यकर्ता भी आए हैं और बड़ी संख्या में हमारे जो बाकी जो इंस्टीट्यूशन के लोग वो ये यहाँ पर आए हैं। तो कहीं ना कहीं उससे ये प्रतीत होता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी जो मंत्री सीतारामन जी है, फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने एक बढ़िया बजट जो पेश करा है और बड़ी संख्या आज इस कार्यक्रम में महिलाओं की है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है। और एक बहन बोल भी रही थी कि महिला को कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो पुराना जो समय था, इस प्रकार से कुसुम जी भी बता रही थी कि पहला जो समय था कुछ और है, लेकिन इस सरकार के साथ साथ हमारी आज हमारी बड़ी बहन यहाँ पर अध्यक्ष के तौर पर हमारे बीच में बैठी है। तो कहीं ना कहीं आने वाला जो समय है वो महिलाओं का हम लोग साथ लेके चले। लेकिन मेरा यही निवेदन रहेगा कि हम सब लोग ऐसे कार्यक्रम करते रहे और ऐसी चर्चा हम लोग करें ताकि किस तरह से हमारे देश को इस बजट के माध्यम से और आगे बढ़ा है और क्या क्या हम लोगों को आगे करना है। तो ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो बहुत ही शॉर्ट नोटिस में आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है। मैं अपनी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, स्पेशली अध्यक्षा जी को और जो पूरी टीम है, सरातिया साहब और एडवोकेट शशिपाल जी और अक्षय भारती जी, जो पूरी टीम इन्होंने बहुत मेहनत करी है। और ऐसे कार्यक्रम हम लोग करें ताकि लोगों को पता चले कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश समाज के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं और उन्होंने क्या क्या करके दिखाया है और आने वाले समय में वो क्या क्या करना चाहते हैं। ऐसी पूरी कड़ी जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम करके बताया। कहीं ना कहीं हम सब लोगों को ऐसे कार्यक्रम में जाकर हमारे जो समाज के जो बाकी वर्ग भी हैं उनको भी जागरूक करना है कि किस प्रकार से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश समाज के लिए काम करें। एक बार फिर से मैं अपनी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत तालीम से स्वागत है। सारे ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ कठुआ जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम बनाया है और आज कठुआ की स्थिति में पहली बार किसी महिला को यहाँ का अध्यक्ष बनाया गया। उसके लिए मैं अपनी बहन देश अलोत्रा जी जितना भी हमारा आज जो पार्टी का कर बढ़ा है इसमें गोपाल महाजन जी का बहुत बड़ा योगदान है। और जब भी इनको चाहे रात को 12 बजे 1 बजे पार्टी ने जब तक भी कहा, इन्होंने कभी किसी काम को बनाने की। और आज आप देख लीजिए आज नई अध्यक्ष के साथ ये खड़े हैं यहाँ पर, यही हमारी पार्टी की खूबसूरती है। प्रेमनाथ डोगरा जी को योजना ज्यादा बन गई थी, वो आमतौर पर जो गरीब आदमी है उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन जो बीच वाला कड़ी थी वो छूट जाती थी। आज और कई बार हम चर्चा करते हैं कि भाई क्या बदला, जब घर में जाए तो ये जरूर देखें कि 2014 में
रोड में बनाने में, बिल्डिंग बनाने में पहले नंबर पे है। आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल जो बनता है, पहले हम दूसरे नंबर पर इंपोर्ट करते थे, सिर्फ 2 फैक्ट्रियां थी यहाँ पर। आज लगभग 250 के करीब फैक्ट्री है और पूरे विश्व में हम दूसरे नंबर पर मैन्युफैक्चरिंग में है जो है। तीसरे नंबर पर हम ऑटोमोबाइल, जो कारें वगैरह जो भी है ट्रांसपोर्ट का काम है, हम इस पर पहुंच गए हैं। पहले हम कहीं ना कहीं 16वें नंबर पर थे। आज जो चौथा नंबर है वो भारत स्टॉक एक्सचेंज, 4 स्टॉक एक्सचेंज में हम चौथे नंबर पे हैं और 5वें नंबर पर हम अर्थव्यवस्था में हैं, इकोनॉमी में हैं। पहले हम 11वें नंबर पर थे। जब 2004 हुआ तो हम तब भी 11वें नंबर पे थे और 2 के बाद हम 11वें से 5वें नंबर पर आ गए हैं। और मोदी जी जैसा कहते हैं कि हम बहुत जल्दी तीसरे नंबर पर आएंगे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत बड़ा बदलाव हमारे निजी जीवन में हो रहा है और मैं ये भी कहता हूं कि बहुत सुविधाएं आप ले लीजिए, अगर जीवन सुरक्षित नहीं है, अगर एक व्यापारी घर से जा रहा है और उसको अगर डर लग रहा है कि पैसा कहाँ रखूंगा, पता नहीं मेरा जीवन सुरक्षित है या नहीं है, मेरा कारोबार सुरक्षित है या नहीं है, तो फिर सब चीजें, सारा बजट पे कहा लोग जा रहे हैं। तो जो सुरक्षा का वातावरण यूपी में निकलते हुए दिख रहा है, ये एक बहुत बड़ी बदलाव है। आज मैं बड़ी बार लोगों को बोलता हूँ कि सुबह उठकर पाकिस्तान का टीवी देखें, मैं देखता हूँ, ठीक है ना, आपको समझ आ जाएगी। वो चिल्ला रहे हैं जो कभी अलग हुए थे 47 में कि भाई हमें जन्नत मिलेगी, आज वो चिल्ला रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान में मिला दीजिए। तो यही एक बदलाव आया है। आज पूरे विश्व के जितने नेता है, विश्व जो यूएसए का प्रधानमंत्री है, आज वो कुर्सी खींच भी रहा और कुर्सी आगे भी कर रहा है। ये बहुत बड़ा बदलाव। ये सिर्फ मोदी जी को सम्मान नहीं मिल रहा, ये हम सबके लिए सम्मान की बात है। इसलिए लंबी बात नहीं करूंगा। भारत के लिए इसका क्या असर है और हम जब इसका कंपैरिजन करेंगे ये जरूर करें, क्योंकि जब तक आप कंपैरिजन नहीं करेंगे आपको ये पता नहीं लगेगा कि जो 10 साल का सफर हिंदुस्तान ने तय किया है इसके अंदर क्या क्या मुश्किलें थी, क्या क्या कठिनाई थी, और अगर आज आप 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बने हैं तो कैसे बने, ये हर एक इंसान को जानना बड़ा जरूरी है। क्योंकि जब आप इस चीज को जानेंगे तभी आप जो नीचे किसी को कार्य करता है, जो बेचारा जो पढ़ा लिखा नहीं, उस तक आप कैसे पहुंचा पाएंगे इन बातों को, क्योंकि मंजिल अभी बड़ी दूर है। हमारा जो टारगेट है वो 2047 का विकसित भारत का है और उस विकसित भारत का जो वर्ष मोदी जी ने शुरू किया है उसमें हर इंसान ने अपनी आहुति डाली है। भले वो कम पढ़ा है, भले वो ज्यादा पढ़ा है, भले वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, भले वो छोटा सा अगर मिडिल फंड लगाने वाला है, हर एक इंसान अपनी आहुति डालेगा तो 2047 को विकसित भारत होगा। तो दोस्तों, भारत कहां से सवाल देखिए, यहां से होना चाहिए कि जब यूपीए 1 और यूपीए 2 का कार्यकाल था, देश की क्या हालत करके रखी थी कांग्रेस की सरकार ने, वो आपके सामने थे। फर्स्ट टाइम डबल डिजिट की इन्फ्लेशन 12.3%, ये 2010 में आपके सामने बात कर रहा हूं। बैंकिंग सेक्टर का ये हाल हो चुका था कि हिंदुस्तान में बैंकों के नाम पर कोई काम करता था तो केवल ब्लड बैंक, बाकी बैंकों के अंदर क्या क्या उनकी हालत थी वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप जिस दिन सुबह न्यूज सुनते थे सबसे पहले खबर क्या आती थी, कहीं वो स्कैम हो गया, यहाँ भ्रष्टाचार हो गया, यहाँ इतना करोड़ का कत्ल, यहाँ इतने पैसे हिंदुस्तान से बात करते हैं। फॉरेन रिजर्व, किसी देश की जो ताकत मानी जाती है उसके पास फॉरेन रिजर्व कितने हैं? हार्डली $294 बिलियन के हमारे पास 2011 में फॉरेन रिजर्व रह चुके थे। और ये हालत हो चुकी थी देश की कि उस समय आपके पास ऐसा पैसा नहीं था कि देश आप शेयर नहीं चला सकते। कोई भी त्रासदी, कोई भी आपदा आ जाती उस समय, कोई भी अगर कोरोना काल जैसे बीमारी 2011 में अगर आपके ऊपर आ जाती तो 6 दिन में देश से नहीं कर सकता था। कोई देश आप पे अटैक कर देता, कोई दुश्मन देश आपके साथ अगर आपको युद्ध करना पड़ता, आपके पास 6 महीने का खुद के रिसोर्सेज होते, तो खुद सोचिए देश का क्या हाल रहा होगा। और ये भी बात हमने इन्होंने खुद एक कैबिनेट कमेटी बनाई थी यूपीए वालों ने, मनमोहन सिंह जी ने, उन्होंने खुद बताया कि देश 6 महीने से ऊपर नहीं चल सकता, तो ये आ रहा है। और बड़ी बात होती है कि कैपेक्स यानी कि आपकी इकोनॉमी का कितना पैसा जो है वो आप एक्सपेंडिचर खर्च रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोड के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास था तब 31% 2014 में 16% वो कैपेक्स का खर्च करते थे, उन्हीं से सिर्फ 16% वो देश की तरक्की के लिए लगाते थे, बाकी पैसा देते कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ, मुझे 15 पैसा। ये हालत देश की हो चुकी थी। आपको याद होगा पिछले दिनों जब बात की गई कि मंगलसूत्र तक गिरवी रखने की नौबत आ चुकी थी,
ये बात बिल्कुल सबसे है। हम किस तरह से इसको कोऑर्डिनेट करते हैं कि देश का सारा सोना तो बाहर गिरवी रख दिया यूपी 1 और यूपी 2 में, हमारे पास तो कुछ था नहीं, तो इसीलिए ये वर्ड यूज किया गया था। तो फिर अपोजिशन वालों ने किसी और डायरेक्शन में से देने की कोशिश की। अब आप सोचिए कि 2014 में आप 2 लाख करोड़ के करीब की इकोनॉमी है, और आज यानी कि 10 साल के बाद अब कितनी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है कि 11 लाख करोड़ 10 सालों के अंदर आपने नियर अबाउट 11-10 का सफर आपने तय किया। सोचने वाली बात है अपने आप के अंदर कि 2 लाख करोड़ की इकोनॉमी को जब आप 11 लाख करोड़ की इकोनॉमी लेकर आते हो तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए सबसे पहले दृढ़ निश्चय चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए, और सबसे बड़ा नारा चाहिए अंत्योदय का। अंत्योदय का जो कतार में सबसे लास्ट में है मदद चाहिए। डार्विन की थ्योरी तो सबने पढ़ी होगी, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होता, लेकिन ये थ्योरी कुछ गलत है। जो आज मैं सुनूं आपसे ये वाला थोड़ा सा मैं जो ज्ञान शेयर करूंगा, ये थ्योरी भी गलत है। अगर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होगा तो डायनासोर आज भी जिंदा होगा, वो तो सबसे फिट था, वो क्यों खत्म हो गया? और मोदी जी ने तो डार्विन की थ्योरी को सिरे से निकाला कि सर्वाइवल ऑफ वीकेस्ट, जो पसमानदा है, जो सबसे दबा दूसरा गरीब है, जो कतार में सबसे आखिर में खड़ा है, मेरी मदद सबसे पहले उस पर पहुंचे। तभी आप देखिए कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उसका ऊपर आए, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उठाकर ऊपर लाना। जब मुफ्त राशन देने की बात की तो अपोजिशन वालों ने बड़ी हाई तोहफा बचाई। ये कारण ये था कि जो गरीब इंसान बेचारा 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर सकता वो क्या करनी करेगा, इसीलिए मुफ्त राशन दिया गया। और आज फलस्वरूप आप देखिए कि 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से उसका ऊपर आ गए। आज आप देखिए कि कैपेक्स बजट इसी 11 लाख करोड़ का 28%। अब खुद सोचिए कि 3 से 4 लाख करोड़ की जो इकोनॉमी वाली देश की है वो खर्ची जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। ये जो आपको सड़कें दिखाई दे रही है, ये जो पुल दिखाई दे रहे हैं, इसी पैसे का सबसे सही उपयोग किया जा रहा है। ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि आपके पास इस पैसा प्रधानमंत्री है, वो जिस दिन आया था उसने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तभी देश चल रहा है, तभी देश आगे बढ़ रहा है। और आप सोचिए उनके आने से पहले देश की क्या शक्ति थी, दुनिया हमें कैसे जानती थी? लैंड ऑफ स्नेक चार्जर्स। अब सपेरा कौन है हमें से मुझे पता नहीं, सपेरों का देश ये हमें कहते थे। भूखा गरीब ये हमारे लिए बहुत यूज हुआ करते थे। आज आपका देश कौन सा है? एक ऐसा देश जिसने वैक्सीन बनाई और पूरी दुनिया के साथ कोरोना काल में शाला करने से ज्यादा मिला करता है। आपके यहाँ से चंद्रयान के ऊपर आपका चंद्रयान लैंड किया। ये सब चीजें क्यों पॉसिबल है? क्योंकि प्रधानमंत्री आपके पास ऐसा देश को आगे लेकर जा रहा है। ये काफी सारी बातें हैं जिसको मैं बताना चाहता हूँ कि जब 2014 में मोदी जी आए थे तो कारण क्या था, वो आप चीज को जरूर समझिएगा। मोदी जी के कारण आने का ये था कि यूपीए 1 यूपीए 2 के कार्यकाल में इतना भ्रष्टाचार हो चुका था, अगर किसी को उम्मीद की किरण दिखाई देती थी तो गुजरात से दिखाई देती थी। क्योंकि गुजरात को मोदी जी ने अभी के केंद्र में यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार थी, लेकिन गुजरात उस समय तरक्की कर रहा था। उसी मॉडल को देखते हुए सबने मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। और एक बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने फिर 2014 के बाद अगर आप देखें तो फिर से 2019 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने। और यही नहीं, तीसरी बार ये रिपीट हुआ कि मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बने। क्योंकि हमें पता है कि हमें आगे लेकर कौन जाने वाला है। किसी देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर डिपेंड करती है एफडीआई। मित्तल साहब यहाँ पर बैठे हैं। बताएंगे आज बजट के बाद जो है एक कार्यक्रम हुआ, कितना सफलतापूर्वक जो है कार्यक्रम हुआ और क्या क्या लोगों के जो है वो व्यूज है इस बजट को लेकर? देखें आज के इस बजट के ऊपर, क्योंकि मुझे आज कठुए के लिए कहा गया था इस बजट के ऊपर यहाँ पर बैठक के लिए, और इसके बीच में अगर आपने देखा तो ट्रेड फ्रेटर्निटी से सभी लोग थे, सभी लोग यहाँ पर आए थे और सबने पार्टिसिपेट। हमारे साथ हमारी जो नई अध्यक्षा हैं बहन उपदेश डोत्रा जी, ये भी थी, और हमारे पूर्व जो जिला अध्यक्ष हमारे गोपाल जी, ये भी रहे इसमें, और बाकी सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और खासकर ये जो उम्मीदों का बजट इस बार आया है जिसमें मिडिल क्लास का भी पूरा ध्यान रखा गया है और ज्ञान का उदय होने वाला है। ज्ञान का मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी की तरफ फोकस होता हुआ ये बजट भारत को नई ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाएगा। और कहाँ पर 1-2 लाख की करोड़ की इकोनॉमी से अगर आज भारत 11 पॉइंट कुछ लाख करोड़ की इकोनॉमी बनी है 10 साल के अंदर, इसका श्रेय पूरे का पूरा नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त किया। वरना यूपीए 1 यूपीए 2 के कार्यकाल में आपने देखा था जो लूट खसूट का दौर था, जिसके कारण मेरे देशवासी सब सफ़र कर रहे थे। देश का सभी पैसा और सभी सोना बाहर गिरवी रख दिया गया था। आज आप देखिए देश की अर्थव्यवस्था ये है कि 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और आने वाले समय में 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेंगे। और भगवान की कृपा रही और अगर हमने जिस तरह से हम लोग आज काम कर रहे हैं, 2047 में जो विकसित भारत का संकल्प मोदी जी ने लिया है वो अवश्य पूरा होगा। अभिजीत जी, कठुआ के युवाओं की शिकायत भी रही है कई बार की अगर हम लोकल इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर लोकल यूथ को जो है कम जो है वो वहाँ पर जो है
उन्हें लगाया जा रहा है। बाहरी राज्यों के जितने भी लोग हैं उन्हें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, खासकर कठुआ की बात करें। देखिए, इसका संज्ञान लिया गया है, पहले भी टाइम टू टाइम लिया गया है संज्ञान इन सब चीज़ों का। काफ़ी चीज़ों में प्रॉब्लम आती है, जिस तरह से अगर इसकी मैं बात करूं, भले वो जो CTM वालों की प्रॉब्लम, वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और उसको कहीं ना कहीं जैसे CTM वाले हो कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड लेते हैं हमारे कठुआ को, लोगों को। उनको एक बार तुमने समझा दिया है, अगली बार नहीं समझेंगे तो हमें पता है क्या करना क्या नहीं करना। बाकी मेरा जो कठुआ का युवा वो इतने चीज़ रूल लेकर चले, जैसे मैंने आज अपने बजट के सेशन में भी कहा कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना है। और रही बात एम्प्लॉयमेंट की, जिस हिसाब से यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, आने वाले समय में मुझे लगता नहीं है कि शायद कोई भी यहाँ पर बेरोजगार नजर आएगा। अगर बात करें, आपने CTM की बात की है, तो पिछले दिनों जिस तरह आपने देखा कि प्रदर्शन भी हुआ, तो महिलाओं की बात की है, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर प्रदर्शन किया और कहा कि हमसे अधिक काम जो है वो नाइट शिफ्ट में करवाया जा रहा है। तो किस तरह से जो है आपकी पार्टी ने इस पूरे विषय पर देखिए, मैंने खुद ही पर्सनली संज्ञान लिया हुआ है। बड़ी जल्दी आप देखेंगे कि इन सब चीज़ों को देखा जाएगा कि जो मापदंड हैं, जो कानूनी मापदंड हैं, उनको फॉलो किया जाए। और अगर कोई सोचता है कि मेरे कठुआ के लोगों को या हमारी मातृशक्ति को कोई हरास करेगा, तो ये चीज़ वो अपने जहन ज़रा इसमें से ठीक कर लीजिए कि हमें अच्छी तरह से पता है कि किस तरह से कानून किस तरह से अपना रोल प्ले करता है और हमारे लोगों के, मेरे कठुआ के लोगों की क्या एस्पिरेशंस हैं। अगर हम बात करें तो पिछले दिनों बरवाल में भी जो है इंडस्ट्री को लेकर जो है कई प्रदर्शन भी हुए थे, उस पर आपकी क्या राय है कि वहाँ पे इंडस्ट्री जो है वो सेटअप होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना, वो तो नीड ऑफ द आवर है। आप एक चीज़ तो समझिए, खासकर हमारा इलाका है, जितने यहाँ पर इंडस्ट्रीज आएंगी उतनी हम सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। और तो हमारे पास कोई बड़ा सोर्स तो है नहीं है। हमारे हिस्से का पानी तो सारे का सारा इंडस वाटर TT के चलते हुए पंजाब ले गया हमसे। जो मेरा कठुए का पानी बनता था, जिससे मेरे कठुए की जगह के अंदर हरियाली आनी थी, वो तो अभी भी कई करोड़ों, हज़ार करोड़ों रुपया आज तक पंजाब गवर्नमेंट ने हमारा देना है। तो आज आके हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन ही है। मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाँ, उसके मापदंड पूरे फॉलो हों कि जो अपनी ज़मीन देना चाहता है उसी से ली जाए, ज़बरदस्ती किसी से ना की जाए। हाँ, और इसके साथ जो इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, ये पॉल्यूशन का और इन सब चीज़ों का पूरा ध्यान रखें कि जितने आपके इक्विपमेंट्स होते हैं, पॉल्यूशन के इक्विपमेंट्स होते हैं, आपके बाकी जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ताकि ये ना हो कि आपके वो उन मापदंडों को आप पूरा ना करें। इसका भी हम टाइम टू टाइम संज्ञान लेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन नीड है, जिसके कारण मेरे कठुआ की तरक्की हो सकती है। मुझे लगता है कि अगर मापदंडों के अकॉर्डिंग, कानून के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सब अच्छा होगा। आखिरी सवाल है, इलीगल माइनिंग पर आपके क्या विचार है? क्योंकि इलीगल माइनिंग जो है बढ़ती नजर आ रही है, कोई भी जो है उसे रोकने में जो है वो नहीं सफल हो पा रहा है। जो वर्ड इलीगल